आज की क्लास से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसे हम जेनेटिक्स भी कहते हैं। आज की क्लास में हम इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जिसके बिना जेनेटिक्स आपको समझ में नहीं आएगी। इसमें हम एलील के बारे में पढ़ेंगे, जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमैटिन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से कौन से प्रोसेस होते हैं, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। मेंडेलियन जेनेटिक्स भी हम शुरू करेंगे और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन भी पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले ये इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसमें हम आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का चैप्टर। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब उसमें से अगर हम एक सेल को ले, किसी भी सेल को ले, तो हर सेल के पास बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं। उस ऑर्गेनेलीज में से एक ऑर्गेनेली होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या? जो हमारा डीएनए है, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? क्रोमैटिन की फॉर्म में। क्रोमैटिन ऐसा धागे जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब अगर हम इस क्रोमैटिन को जूम करके देखें, तो हमें दिखेगा कि इसमें हमारा डीएनए तो है ही, लेकिन साथ में इसको इस धागे की फॉर्म में लाने के लिए कुछ प्रोटीन्स ने मदद करी है। ये प्रोटीन होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, जिनके बारे में आपने डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन वो वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा होगा। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हिस्टोन के जो प्रोटीन्स है वो ऑक्टामर बनाते हैं, यानी कि 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। ऑक्टामर मतलब क्या? 8 यूनिट्स का एक स्ट्रक्चर। ऑक्टा मतलब 8 और मर मतलब यूनिट्स। तो 8 यूनिट का एक हिस्टोन का स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, उसके अराउंड हमारा डीएनए इस तरीके से लपेटा हुआ होता है, रैप किया हुआ होता है। तो इसी को बोलते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स को मिलाकर के बोलते हैं क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। तो ये क्रोमैटिन कब सेपरेट होता है और कब हम क्रोमोसोम देखते हैं? देखिए, अभी आपको हो सकता है कि समझ में ना आए कि क्रोमोसोम क्या होता है, एलील क्या होता है, यही सब तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो बिना कंफ्यूज हुए अभी आप इतना समझिए कि जब भी सेल डिवाइड करता है, यानी कि जब एक सेल से दो सेल्स प्रोड्यूस हो रही होती है, उस टाइम पर ये जो क्रोमैटिन है, ये इस तरह से क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाता है। क्योंकि जब तक डीएनए क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं आएगा, तब तक उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते, तब तक उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्यों जरूरी है? बिकॉज डीएनए कैन बी सेपरेटेड ओनली इन क्रोमोसोम फॉर्म। अभी हम देखेंगे कि क्रोमोसोम फॉर्म क्या होता है। यहां से आपको क्या समझना है? यहां से आपको समझना है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए एक क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है। क्रोमैटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हमारा डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होता है। और ये हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड डीएनए रैप करे रहता है, मतलब उसको लपेटा लपेटा हुआ रहता है। अब देखिए, ये हो गया हमारा क्रोमैटिन। इस क्रोमैटिन को हम कहेंगे कि ये एक यूनिट ऑफ क्रोमैटिन है। लेकिन इस सिंगल यूनिट ऑफ क्रोमैटिन के अंदर हमें मिलते हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर्स। एक पेयर में हमको पता है कि दो होते हैं। कोई भी अगर हम पेयर की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारे दो यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो हमारे कितने पेयर होंगे? सीधी सी बात है, 46 को बाई 2 कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएंगे 23 पेयर्स। यानी कि हर पेयर में हमारे पास दो क्रोमोसोम है। अभी हम पेयर की बात क्यों कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे। अभी आप पहले यहाँ पर देखिए, तो ये एक सिंगल क्रोमैटिन है। इसके अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। ये होते हैं 23 पेयर्स। इस 46 क्रोमोसोम में से 23 आते हैं हमारे मम्मी से और 23 आते हैं हमारे पापा से। तो ये है क्रोमैटिन। अभी हम अगर जीन लेवल से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारे अंदर बहुत सारे जीन्स है। 10,000 जीन्स, 20,000 जीन्स, जितने भी आपको ऑर्गेनिज्म वाइज काउंट करने उतने आप सोच लीजिए। तो हमारे पास बहुत सारे जीन्स है। ये जीन्स किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? डीएनए के ऊपर। अब ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स मिल करके बनाते हैं न्यूक्लियोसोम। आपने न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग मॉडल। अगर आपको याद हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग मॉडल आपने पढ़ा होगा, उसी को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। उसमें जो एक सिंगल यूनिट होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। वो किससे बनती है? जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड अपने आप को लपेट लेता है, तो वो बनाता है न्यूक्लियोसोम की यूनिट्स, और ऐसी बहुत सारे न्यूक्लियोसोम के यूनिट्स मिल करके बनाते हैं क्रोमैटिन। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये
अब इसमें बहुत सारे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आते हैं। जब सेल को डिवाइड करना होता है, जब डीएनए को रेप्लिकेट करना होता है, तो यहाँ से हिस्टोन प्रोटीन्स हट जाएंगे। जब क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनेगा तो हिस्टोन प्रोटीन्स हट जाएंगे और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जुड़ते हैं जो कंडेंसेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि जो क्रोमैटिन से क्रोमोसोम फॉर्म में लाने में हेल्प करते हैं, कुछ वो वाले प्रोटीन्स जुड़ते हैं। ये सब आपको याद नहीं करना है, ये बस आपके समझने के लिए। जो चीजें याद करनी होंगी, जो चीजें लिखनी होंगी, जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, वो मैं आपको बता दूंगी। अभी आप सिर्फ समझिए, ये सब आपके कॉन्सेप्ट के लिए। तो सबसे पहले जीन्स जीन्स मिलकर के बनाते हैं डीएनए। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम से ये कन्वर्ट होते हैं क्रोमैटिन में। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स को आप जब साथ में रखेंगे तो वो बनाएंगे क्रोमैटिन। अब इस क्रोमैटिन में से हिस्टोन प्रोटीन हटा दीजिए और इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स ऐड कर दीजिए, तो ये बना देंगे क्रोमोसोम। अब बात करते हैं क्रोमोसोम की। देखिए, हमारे पास होते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम्स। हम होते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म यानी कि हम होते हैं 2n टाइप के। इसे आप याद रखिए, ये मैं आपको बाद में रिलेट करवाऊंगी। तो हमारी मम्मी के पास भी होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, हमारे फादर के पास भी होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। जब इनके गैमेट्स बनते हैं तो वहां पर 23 के पेयर में ये सेपरेट होते हैं मियोसिस से, और फिर वहां से कोई भी 23 क्रोमोसोम्स मम्मी से, कोई भी 23 क्रोमोसोम्स पापा से, ये मिलकर के बनाते हैं जाइगोट। तो हमारे जाइगोट में वापस से कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम्स हो गए। फिर से सुनिए, मदर के पास 46 क्रोमोसोम्स, फादर के पास भी 46 क्रोमोसोम्स, मम्मी से हमारे अंदर आते हैं 23 क्रोमोसोम्स, और फादर से भी हमारे अंदर आते हैं 23 क्रोमोसोम्स। अब आप इस 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम मम्मी, 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम पापा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए आ गए हमारे पास कितने? 46 क्रोमोसोम्स। अब इस 46 क्रोमोसोम का खेल देखिए। ये मान लेते हैं कि 23 पेयर में से हमने एक पेयर ले लिया। मैंने क्या कहा मैंने? 23 पेयर्स में से हमने यहाँ पर कोई एक पेयर ले लिया, कोई सा भी एक पेयर। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिंक वाले कितने सारे क्रोमोसोम्स है, ब्लू वाले कितने सारे क्रोमोसोम्स है। तो यहाँ से कोई सा भी एक पिंक उठाइए और यहाँ से कोई सा भी एक ब्लू उठाइए। अब यहाँ पर आइए, पिंक और ब्लू को उठा करके, मान लीजिए पिंक वाला ये उठाया आपने और ब्लू वाला ये उठाया आपने, तो ये कौन सा है? ये कोई सा भी एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, अब देखिए, ये होता है क्रोमोसोम का बीच वाला पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, और ये जो एंड वाले पार्ट होते हैं, क्रोमोसोम के एंड वाले पार्ट, इनको बोलते हैं टीलोमियर। ठीक है, इसको बोलते हैं टीलोमियर। ये वाला जो शॉर्ट आर्म होता है, क्या है ये है शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म को बोलते हैं पी आर्म, और ये जो लंबा वाला आर्म होता है, जो लॉन्ग आर्म होता है, इसको बोलते हैं क्यू आर्म। ये हो सकता है आपके हार्डी वीनबर्ग में काम आए, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल में। अभी बस आप इतना समझिए कि ये होता है सेंट्रोमियर। अभी ये भी मत समझिए, चलिए इसे भी छोड़ दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्रोमोसोम आया मदर से, ये क्रोमोसोम आया फादर से। अगर आप एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसके ऊपर बहुत सारे जीन्स होते हैं। उसके ऊपर बहुत सारे जीन्स होते हैं। आप कोई सा भी क्रोमोसोम उठाइए, उसके ऊपर बहुत सारे जीन्स होते हैं। अब खासियत ये है कि हमारे पास जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसे हम 23 पेयर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें से हर 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के भाई बहन टाइप होते हैं। मतलब ऐसे समझिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिंक है, यहाँ पर भी पिंक वाला जीन है, यहाँ पर ब्लैक जीन है, यहाँ पर भी ब्लैक जीन है, यहाँ पर ब्लू जीन है, यहाँ पर भी ब्लू जीन है, यहाँ पर आपने देखा फिर पिंक जीन है, यहाँ पर भी पिंक जीन है। तो यहाँ पर हमने क्या पाया कि हमारे पास जितने भी 46 क्रोमोसोम्स है, उसके हमारे पास मिलते जुलते क्रोमोसोम्स हैं। मतलब 23 मम्मी से आए हुए और 23 पापा से आए हुए, ये हमारे पास मिलते जुलते क्रोमोसोम्स होते हैं। इन मिलते जुलते क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब हमने कैसे देखा कि ये मिलते जुलते हैं? हमने देखा यहाँ पर एक जीन है जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर दे रही है। सपोज ये जो पिंक वाली जीन है, ये हमें आई कलर दे रही है। और फिर हमने देखा कि एक और जीन है, एक और क्रोमोसोम है हमारे पास, उसके ऊपर एक और जीन है जो हमें आई कलर दे रही है। तो हमने क्या कहा कि इस क्रोमोसोम पर और इस क्रोमोसोम पर सेम पोजीशन पर अलग अलग जीन्स है।
मतलब इस क्रोमोसोम की सपोज फर्स्ट पोजीशन पे अगर आई कलर के लिए जीन है, तो हमने देखा एक और क्रोमोसोम है हमारे पास जिसके ऊपर फर्स्ट वाला जो जीन है वो भी हमें आई कलर दे रहा है। फिर हमने देखा सपोज कि कोई एक और क्रोमोसोम हमने ले लिया जिसके इस वाले सेकंड पोजीशन पर, मतलब क्यू आर्म के जो लॉन्ग आर्म है उसके सेकंड पोजीशन पर हमने देखा कि ये ब्लैक वाला जो जीन है ये हमें हाइट प्रोवाइड कर रहा है। फिर हमने देखा कि एक और क्रोमोसोम है हमारे पास जिसका सेकंड पोजीशन पर जो जीन है वो भी हमें हाइट प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने ऐसे क्रोमोसोम्स को कहा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके सेम पोजीशन पर सेम जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं आपको डेफिनेशन आगे लिखवा दूंगी, अभी आप इतना समझिए कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ये वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके पास अलग अलग जीन्स होते हैं सेम पोजीशन पर। मतलब यहाँ पर अगर ये सीक्वेंस है पिंक, ब्लू, ग्रीन और येलो, ब्लैक, तो यहाँ पर भी आपको पिंक, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक सेम कॉम्बिनेशन दिखेगा, सेम पोजीशन पर दिखेगा। और इसमें से एक आता है हमारी मम्मी से और एक आता है हमारे पापा से। तो इनको हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं भी आया होगा तो हम इन टर्म्स को बहुत बार पढ़ने वाले, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एलील्स किसे बोलते हैं। मान लीजिए हमने इस 46 क्रोमोसोम में से कोई सा भी एक क्रोमोसोम उठा लिया। मान लेते हैं हमने हमारे जो 46 क्रोमोसोम है उसमें से कोई एक क्रोमोसोम उठा लिया। अब इस क्रोमोसोम पे हमने कोई एक पर्टिकुलर जीन को स्टडी करना चाहा। हमें पता है कि ये हमारा होता है क्रोमोसोम, ऐसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है और इसके ऊपर बहुत सारे जीन्स होते हैं। अब हम चाहते हैं इसके ऊपर से कोई एक पर्टिकुलर जीन को स्टडी करना। तो हमने एक रैंडम क्रोमोसोम उठाया और हमने उसके इस पर्टिकुलर पोजीशन पर एक जो जीन था उसको स्टडी करना चाहा। हमने देखा कि ये जो जीन है ये हमें दे रहा है लंबाई, ये हमें टॉलनेस प्रोवाइड कर रहा है। इसे हमने मार्क कर दिया जीन 1। अब हमने उसी 46 क्रोमोसोम में से, मतलब एक तो ये हो गया, बचे जो 45 क्रोमोसोम्स उसमें से हमने एक और जीन उठाया। उसमें हमने देखा कि यहाँ पर जो जीन है वो हमें ड्वार्फनेस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि हमारी हाइट को वो छोटी रख रहा है। तो हम बोल सकते हैं, सपोज इसे हमने नाम दे दिया जीन 2। तो हमने देखा कि जीन 1 हमें लंबाई प्रोवाइड कर रहा है और जीन 2 हमें ड्वार्फनेस यानी कि हमारी हाइट को छोटी रख रहा है, हमें लंबा नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जीन 1 और जीन 2 दोनों कोड तो कर रहे हैं हाइट के लिए ही। जीन 1 भी हमारी हाइट डिटरमाइन कर रहा है और जीन 2 भी हमारी हाइट को ही डिसाइड कर रहा है। तो जीन 1 और जीन 2 मिल करके सेम कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं। सेम कैरेक्टर यहाँ पर क्या है? हाइट। लेकिन हमने देखा कि ये जो जीन 1 पर जो जीन 1 है, जो कि पहले वाला क्रोमोसोम हमने उठाया था, उस पर जो हमें जीन मिला था, हमने देखा कि वो हमें टॉलनेस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो जीन 2 हमने दूसरे क्रोमोसोम पे देखा वो हमें ड्वार्फनेस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो, लेकिन है तो दोनों हाइट ही ना। तो हाइट के लिए हमें पता है कि एक टॉल हो सकता है, एक ड्वार्फ हो सकता है। तो इनको हम बोलते हैं ट्रेट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रेट। तो कैरेक्टर भले ही एक हो, उसके बहुत सारे अलग अलग ट्रेट हो सकते हैं। तो हमने देखा कि ये दोनों जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर जो इस पोजीशन पर जीन है ये हमारे सेम कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है, यानी कि हाइट को डिसाइड कर रहा है, लेकिन इसके ट्रेट्स अलग अलग आ रहे हैं। यानी कि एक बना रहा है किसी को लंबा और दूसरा वाला बना रहा है छोटा। तो हमने क्या कहा कि ये जो जीन 1 है और ये जो जीन 2 है ये ऑल्टरनेट फॉर्म है एक दूसरे के। मतलब क्योंकि इनके कैरेक्टर सेम है ना, ये भी हाइट प्रोवाइड कर रहा है, ये भी हाइट प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने क्या कहा, क्योंकि ये दोनों सेम कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं, सेम कैरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं, तो हमने कहा कि जीन 1 और जीन 2 एक दूसरे के ऑल्टरनेट फॉर्म है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जीन 1 एंड जीन 2 आर एलील्स ऑफ ईच अदर। तो एलील्स क्या होते हैं? एलील्स वो होते हैं, एलील्स ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होते हैं जो सेम कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, लेकिन इनके ट्रेट्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर कैपिटल ए है तो ये लंबाई दे रहा है, यहाँ पर स्मॉल ए है तो ये हमें छोटा बना रहा है।
अगर यहाँ पर भी कैपिटल ए होता तो ये भी हमें टॉल बनाता, अगर यहाँ पर स्मॉल ए होता तो यहाँ पर हमें ड्वार्फिज्म देखने को मिलती। तो हमने कहा कि जो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पर, ये आप ध्यान रखेंगे, जो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पर हमें सेम कैरेक्टर देते हैं, लेकिन उनके ट्रेट्स अलग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि ये अलग अलग हो सकता है कि ये दोनों कैपिटल ए हो, या फिर हो सकता है कि ये दोनों स्मॉल ए हो। तो कैरेक्टर सेम होना चाहिए, ट्रेट्स भले ही डिफरेंट हो। तो इनको हमने कहा एलील्स ऑफ ईच अदर या फिर एलील्स ऑफ द सेम कैरेक्टर। ठीक है, ये सब आपके बहुत काम आएगा आगे जब हम ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, मेंडलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे, तो वहां पर हम ये सारी चीजें बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। ये बस एक कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, तो इसे आप ऐसे समझिए कि ये आपका इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसको आप समझ लेंगे तो आगे हम जितने बार इन सारे टर्म्स से वाकिफ होंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं वहां पर भी समझाऊंगी दोबारा से, लेकिन वहां पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आप अगर लिखना चाहें तो होमोलॉगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन लिख सकते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स दैट हैव द जीन्स फॉर द सेम कैरेक्टर। जैसे हमने वहां पर लिया हाइट, तो सेम कैरेक्टर क्या हो गई? हाइट हो गई। तो ये वो क्रोमोसोम्स है that have the genes for the same character. इनके traits यानी कि tallness और dwarfness may be different, may be हमेशा जरूरी नहीं है। तो जैसे अगर हम इन दोनों की बात करें, ये वाले जो दो क्रोमोसोम्स है, इन्हें हम बोल सकते हैं कि ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। ये एक दूसरे के होमोलॉगस है क्योंकि इनके सेम पोजीशन पर हमें सेम कैरेक्टर के लिए जीन्स दिख रही हैं। हो सकता है कि वो उनके ट्रेट्स अलग अलग हो, लेकिन जो जीन है वो तो हमें सेम दिख रहा है तो ए जीन जो सेम कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है। सेम कैरेक्टर यहाँ पर क्या है? हाइट। तो हम देखेंगे जब हम इस क्रोमोसोम को स्टडी करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर जो जीन्स है यहाँ पर भी वही जीन्स है। मतलब यहाँ के जो जीन्स जिस कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ के जीन्स भी उसी कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप इसके नीचे जाते रहेंगे, आप देखेंगे कि इस वाले पर जो जीन्स है वो जिस कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ पर जो जीन्स है वो भी उसी कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम्स दैट हैव द जीन्स फॉर द सेम कैरेक्टर, इसे हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ट्रेट्स मे बी डिफरेंट, और इनकी मॉर्फोलॉजी सेम होती है, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है। मतलब ये दिखने में बिल्कुल हूबहू सेम होते हैं। और जीन फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज सेम। मतलब अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं तो उसमें हम जीन कौन सा ले रहे थे? ए जीन। अब वो ए कैपिटल ए भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, उसके लिए जो जीन होगा दैट विल बी सेम। ठीक है, अब यहाँ पर जीन्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना नेक्स्ट क्लास में मेंडलियन जेनेटिक्स के बारे में, तो वहां पर हम देखेंगे कि मेंडल साहब के टाइम पे तो उन्हें नहीं पता था ना कि इसे जीन्स कहते हैं। उन्होंने इसे फैक्टर्स कह दिया था कि कुछ फैक्टर्स हैं जो ऐसा ऐसा काम करवा रहे हैं। इसे हम देखेंगे आगे की क्लास में। अभी आप फीचर्स लिख लीजिए जीन्स के कुछ। सबसे पहली बात ये होता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अभी आप लिख करके रखिए, जब हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तब मैं आपको ये और अच्छे से समझाऊंगी कि ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होती है। ये वाली पॉइंट भी और ये वाली पॉइंट भी। डू नॉट शो ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग शो नहीं करते, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि मम्मी है टॉल, सॉरी पापा है टॉल, मम्मी है ड्वार्फ, से फॉर एग्जाम्पल। तो इनका जो जाइगोट होगा वो कैसा होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, तो ये भी टॉल ही, लेकिन यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी मिक्स नहीं होंगे। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग। तो ये जो एलील्स है या ये जो जीन्स है ये आपस में मिक्सिंग शो नहीं करते हैं। ठीक है, डू नॉट शो ब्लेंडिंग। ये हम मेंडलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से आपको ये चीज समझ में आएगी। अभी आप सिर्फ नोट्स में अगर लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं। ये जीन्स क्या होते हैं? दीज जीन्स पास थ्रू गैमेट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। हमें पता है कि हर ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव फेज पे उसके गैमेट्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस के थ्रू बनते हैं गैमेट्स, और इन गैमेट्स में प्रेजेंट होते हैं ये जीन्स या ये फैक्टर्स जो नेक्स्ट जनरेशन पे पास ऑन होते हैं। जैसे हमारे एंसेस्टर से हम पे आए हैं, हमारे दादा दादी से हमारे मम्मी पापा पे आए हैं, हमारे मम्मी पापा से हम पे आए हैं, तो ये गैमेट्स के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन पे पास होते हैं। Genes that code for a pair of contrasting traits are known as alleles. पेयर मतलब क्या? हम यहाँ पर किसी दो ऑपोजिट चीज की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब बिल्कुल एक दूसरे से अलग। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वो जीन्स जो एक
पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, जैसे कि टॉल और ड्वार्फ। तो ये जो जीन्स है जो टॉल के लिए कोड कर रही है और जो जीन है जो ड्वार्फ के लिए कोड कर रही है, ये दोनों को हम बोलते हैं एलील्स ऑफ द सेम कैरेक्टर। ये होते हैं एलील्स ऑफ ईच अदर। कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं? कैरेक्टर में जैसे फॉर एग्जांपल आप हाइट ले सकते हैं, आई कलर ले सकते हैं, स्किन कलर ले सकते हैं। लेकिन अगर हम उनके ट्रेट्स की बात करें तो हाइट का क्या ट्रेट होगा? या तो वो टॉल होगा या तो वो ड्वार्फ होगा। आई कलर क्या होगा? ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ये सब हो सकता है। स्किन कलर में भी आपको 7 टाइप्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि व्हाइट हो गया, टैन हो गया, व्हीटिश हो गया, डार्क हो गया, ऐसे और भी होते हैं। तो ट्रेट्स आप देखेंगे कि हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि आपकी आंखें ब्लैक हो लेकिन आपके भाई बहन की आंखें ब्राउन हो। तो आप देखेंगे कि कैरेक्टर तो आई कलर है, आई कलर तो सभी के पास है, लेकिन कौन सा आई कलर किसके पास है वो स्पेसिफिक है उस इंडिविजुअल के लिए जिसकी आप बात कर रहे हैं। जैसे आपकी हो सकता है कि ब्लू आईज हो, किसी और की हो सकता है कि ब्राउन आईज हो। तो ट्रेट्स हो सकती है स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल, लेकिन कैरेक्टर सेम रहते हैं। जब भी हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम ब्रॉड टर्म की बात कर रहे हैं। इस कैरेक्टर के अंडर बहुत सारे अलग अलग ट्रेट्स आ सकते हैं। जैसे कैरेक्टर में आप एक और लिख सकते हैं ब्लड ग्रुप। इस ब्लड ग्रुप में आप अलग अलग ट्रेट्स लिखेंगे। एक आएगा ए, एक आएगा बी, एक आएगा ए बी और एक आएगा ओ। तो ब्लड ग्रुप के बारे में भी हम पढ़ेंगे, अभी इतना आप देखिए। अब एक और चीज, ये डोमिनेंट और रिसेसिव एलील क्या होते हैं? वो ट्रेट या वो एलील जो खुद को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करे उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट। देखो, अभी ये लाइन आपको समझ में नहीं आएगी, इसे आप एज इट इज लिख लो। इस एग्जाम्पल के साथ आप इसे एज इट इज लिख लो। अब देखो डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेट करना। कोई अगर हम पे डोमिनेट कर रहा है मतलब हम क्या बोलते हैं कि वो अपनी चला रहा है, वो अपना दबदबा बनाए रख रहा है। तो आप ऐसे सोचो कि जो एलील अपना दबदबा बनाए रखेगा उसे हम कहते हैं डोमिनेंट एलील, और उस डोमिनेंट एलील के एक्सप्रेस होने की वजह से जो फीचर हमें देखने को मिलेगा उसे हम कहेंगे डोमिनेंट ट्रेट। तो डोमिनेंट क्या हो गया? डोमिनेंट मतलब कि वो जो खुद को एक्सप्रेस करे, एक्सप्रेस करे मतलब जो अपना दबदबा बनाए रख रहा है। तो जो एलील अपना दबदबा बनाए रख रहा है उसे हम कहेंगे डोमिनेंट एलील। ठीक है, और उसकी वजह से जो फिनोटाइप या जो ट्रेट हमें देखने को मिल रहा है उसे हम कहेंगे डोमिनेंट ट्रेट। और जो दूसरा वाला है जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, जो अपना दबदबा नहीं बना पा रहा, उसे हम कहेंगे रिसेसिव एलील। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं पेरेंट्स में है एक टॉल है जिसका कैपिटल टी एलील है, और एक ड्वार्फ है जिसका है स्मॉल टी। अब अगर हम इसके गैमेट्स को अलग करेंगे मियोसिस के टाइम पे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैपिटल टी आएगा और यहाँ से आएगा स्मॉल टी। तो इसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन होगी या जो इसकी प्रोजेनी बनेगी, जो फर्स्ट जनरेशन बनेगा वो कैसा होगा? टॉल होगा। तो जो भी आप अपने आप को F1 में एक्सप्रेस करेगा, जैसे यहाँ पर टॉल ने खुद को एक्सप्रेस किया, तो वो कहलाएगा डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, और यहाँ पर डोमिनेंट एलील क्या हो गया? कैपिटल टी, और डोमिनेंट ट्रेट हो गया टॉल। तो रिसेसिव कौन सा हो जाएगा? स्मॉल टी। और रिसेसिव एलील हो गया स्मॉल टी, और रिसेसिव ट्रेट हो जाएगा ड्वार्फ। इसके बाद हम मेंडेलियन जेनेटिक्स शुरू करेंगे। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स है, अगर आपको इसके डेफिनेशन लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं। वैसे तो हम इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, पर आप अगर इसे लिख कर रखना चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम हेरिडिटी की बात करें, हेरिडिटी इनहेरिटेंस ऑफ जीन को कहते हैं। मतलब जो जीन्स हमारे पास आ रहे हैं हमारे एंसेस्टर से या हमारे पेरेंट्स से, ये जो पासिंग हो रही है ना जीन्स की पेरेंट्स से हमारे अंदर, इसी को बोलते हैं हेरिडिटी। वेरिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिफरेंस फ्रॉम पेरेंट्स, हम हमारे पेरेंट्स से कितने ज्यादा अलग हैं, वो है वेरिएशन। और ये आता है रिकॉम्बिनेशन से। इसे हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जहां पर हम रेप्लिकेशन वगैरह पढ़ेंगे, वहां पर मैं आपको बताऊंगी रिकॉम्बिनेशन। तो वेरिएशन क्या होता है कि हम हमारे पेरेंट्स से कितने हद तक डिफरेंट है, कितने अलग है, या वो अपने पेरेंट्स से कितने अलग है, हम हमारे भाई बहन से कितने अलग है। ये होता है डिग्री ऑफ डिफरेंस, और इसी को कहते हैं वेरिएशन। एक और चीज, लोकस। लोकस मतलब लोकेशन। किसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं? किसी जीन की ऑन अ क्रोमोसोम। तो किसी, ये मान लीजिए ये है एक क्रोमोसोम, इसके ऊपर
हर एक जीन की अपनी अलग-अलग पोजीशन है। इसी पोजीशन को बोलते हैं लोकस। इट इज़ द फिजिकल लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। इट इज स्पेसिफिक एंड फिक्स्ड ऑन अ क्रोमोसोम, मतलब इसे आप चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई जीन एक ऊपर वाले पे है, यहाँ पर अगर कोई जीन है तो आप इसे नीचे नहीं लेके आ सकते। ये हर एक इंसान के अंदर ये वाला जो जीन है इस क्रोमोसोम पे ये इसी पोजीशन पर मिलेगा। और एक और बात कि एलील्स हैव द सेम लोकस, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम बोलते हैं कि कोई दो क्रोमोसोम्स होमोलॉगस है। अगर कोई जीन यहाँ पर प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम पर और हम इसका एलील ढूंढ रहे हैं, तो इसका जो एलील हमें दूसरे क्रोमोसोम पर मिलेगा वो यहीं पर मिलेगा। यानी कि इन दोनों एलील्स की पोजीशन सेम होगी, यानी कि इसका लोकस सेम होगा। आप इतना पढ़िए, इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।